जिन्होंने उन अफवाहों की ओर ध्यान भी दिया कि उल्लेख किया कि काहिरा का वीडियो लेकिन महाकुंभ के साथ जोड़ करके दुष्प्रचार किया जा रहा था, नेपाल का वीडियो महाकुंभ के साथ, झारखंड की किसी घटना को महाकुंभ के साथ, या देश के अंदर के किसी अन्य दुर्घटना को जूसी के साथ जोड़ करके दुष्प्रचार करके अफवाह फैलाने का जो कार्य हो रहा था, कौन लोग थे? और इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि बड़ा हसीन है इनकी जवान का जादू, लगा के आग बहारों की बात करते हैं। जिन्होंने रात में चुन चुन के बस्तियों को लूटा, वही नसीबों के मारों की बात करते हैं। महोदय, ये उर्दू नहीं है, ये सब हिंदी। आपको मैं बताना चाहता हूं, आपको मैं एक और बात बताना चाहता हूं, जो भी नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे। जब उत्तर प्रदेश की स्थानीय बोलियों को इस सदन में महत्व मिला, उनके द्वारा कहा जा रहा था, उन्होंने विरोध किया था। ठीक उनकी सोच है, ये समाजवादी संस्कार भी है कि हर अच्छे कार्य का विरोध करना है, हर अच्छे कार्य का विरोध करना है। उन्होंने कहा कि हिंदी इस सदन की भाषा है, तो हिंदी को तो हटाया नहीं। इस सदस्यों को एक छूट दी गई है कि वो किसी भी इन बोलियों में बोल सकता है, हिंदी में ट्रांसलेट की उसकी सुविधा मिलेगी। इस सुविधा है, थोपा नहीं गया है। दूसरा, भोजपुरी हो, अवधी हो, बुंदेली हो या ब्रज हो, पांडे जी, इनकी लिपि भी देवनागरी है, कोई दूसरी लिपि नहीं है। संविधान के द्वारा घोषित जो व्यवस्था है उसी के दायरे में सारा कार्य हुआ है। आप जैसे उम्रदराज व्यक्ति को तो इसका स्वागत करना चाहिए, इसका स्वागत करना चाहिए। ओह, मैं इसीलिए कह रहा हूं, देवनागरी ही लिपि है और उसी दायरे में सारा कार्य हुआ है। और इसीलिए मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि ये जो कार्य है, इस कार्य के साथ हमें उसी सकारात्मक भाव के साथ जुड़ना चाहिए। मैं आपके विरोध को कभी उसका न मैं उपास उड़ाता हूं, न मैं उसको बहुत उसके साथ जोड़ता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं आपकी आदतों को। मुझे मालूम है आप लोगों के बारे में एक मान्यता ये भी है, मजबूरी भी है, और आपके बारे में मान्यता भी है कि आज के समाजवादियों के बारे में, तो जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करके फिर जाते हैं। और ये जो आप लोगों के बारे में मान्यता है, उसी के बारे में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि महोदय, जब हम महाकुंभ के बारे में चर्चा कर रहे हैं और ये आयोजन, नहीं आपके बारे में इसलिए बोल रहा हूं, मैं आऊंगा उस पर भी, मैं उस पर भी आऊंगा भी, उस पर भी मैं आ रहा हूं। जब एक महाकुंभ का विरोध पहले दिन से कर रहे थे, महोदय, मैं एक एक करके इनके बयानों को यहां पे उद्धृत करना चाहूंगा, और पिछले सदन में भी मैं याद दिलाना चाहूंगा, जब हम लोग यहां पे इसी सदन में आए थे तो महाकुंभ पे चर्चा, उस समय महाकुंभ की तैयारियां चल रही थी और चर्चा के लिए एक दिन निश्चित किया गया था। आप लोगों ने सदन नहीं चलने दिया, सदन नहीं चलने दिया। अच्छा होता महाकुंभ के पहले सदन में पूरे दिन भर की चर्चा होती, हम उस व्यवस्था के बारे में चर्चा करते, आपके अनुभव का लाभ लेते, लेकिन आपने चर्चा नहीं होने दी। लेकिन पहले दिन से ये चर्चा, पहले दिन से ये अफवाह और इस प्रकार का दुष्प्रचार आपके द्वारा निरंतर होता रहा। आप याद करिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने महाकुंभ आयोजन के पहले इस बारे में कहना शुरू किया कि साहब, इतना पैसा और इतना विस्तार देने की आवश्यकता क्या है। उनका बयान कि हमारी सरकार से अपील है कि बहुत सारे बुजुर्ग जो 65 साल से ऊपर और 70 साल से ऊपर के लोग हैं, स्नान नहीं कर पाए,
उसके बाद फिर उनके बयान आए जब शुरू हो गया। फिर लगातार अगर समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल को देखें, वो आपके संस्कारों के अनुसार ही भाषा का प्रयोग भी करते हैं, और जिस प्रकार की भाषा का उसमें प्रयोग किया जाता है, मुझे लगता है किसी भी सभ्य सोसाइटी के लिए वो भाषा कभी शोभा नहीं देगी। आप लोगों के अपने संस्कार हो सकते हैं, आप लोगों का अपना व्यवहार हो सकता है, लेकिन कोई सभ्य समाज और कोई सभ्य सोसाइटी उसको कभी मान्यता नहीं दे सकती, लेकिन उसके माध्यम से लगातार दुष्प्रचार किया गया। यही नहीं, ये भी मांग हुई, देखिए आपकी पार्टी के ही नेता, आपके अध्यक्ष ने कहा कि हम मांग करते हैं कि अकबर का किला जो बिल्कुल संगम नोच पर वहां जो वट वृक्ष है उसकी पूजा करते हैं, सरस्वती नदी भी वहीं से निकलती है। आप देखिए, यानी अक्षय वट का नाम भी उनको नहीं मालूम। सरस्वती कूप को सरस्वती नदी कहते हैं, ये आपका जनरल नॉलेज है। इन्होंने कहा महाकुंभ कोई शब्द नहीं, क्योंकि महायोजन के लिए बहुत सारा पैसा निकालना था, पैसे की बर्बादी करनी थी, इसलिए नाम भी इन्होंने महायोजन दिया। पहले दिन से ही राज्य सरकार आंकड़े दे रही है कि कितने लोगों ने पवित्र डुबकी लगाई है। जो लोग पवित्र डुबकी लगाने वालों की संख्या बता सकते हैं, वे यह नहीं बता पा रहे हैं कि कितने लोगों की जान चली गई। इनके एक सहयोगी अरे चिंता मत करिए, एक एक प्रश्न का उत्तर देंगे, थोड़ा पेशेंस रखिए। देखो आप बोल रहे थे, मैं बहुत शांति से सुन रहा था, बहुत शांति से। आप ही के एक सहयोगी श्री लालू यादव जी कह रहे हैं, अरे ये सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू का कुंभ है। यानी सनातन धर्म के इस महायोजन को फालतू उनको दिखाई देता है। और इनके एक और सहयोगी उससे भी 2 कदम आगे आकर के कहती हैं कि महाकुंभ मृत्यु कुंभ में बदल गया है। ये क्या है, ये क्या है? मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नेता अध्यक्ष कहते हैं कुंभ भगदड़ में हजारों लोग मारे गए। और जया बच्चन क्या कहती हैं? ये समाजवादी पार्टी की नेत्री है। इस देश में अभी सबसे बड़ा मुद्दा महाकुंभ भगदड़ की घटना है। उन मृतकों की सही संख्या बतानी चाहिए और जनता को सफाई देनी चाहिए। उन्होंने आगे क्या बात कही? उन्होंने कहा व्यवस्थाएं आम आदमी के लिए नहीं बल्कि वीआईपी के लिए थी। शवों को गंगा में बहा दिया गया, इससे पानी प्रदूषित हुआ है। यही पानी लोगों तक पहुंच रहा है। और ये इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना बयान समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आरजेडी और टीएमसी के नेताओं के द्वारा सनातन धर्म के जुड़े हुए सबसे बड़े आयोजन के प्रति दिए गए। महोदय, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या सनातन धर्म का अनुयायी बनना या सनातन धर्म के किसी आयोजन को भव्यता के साथ करना क्या कोई अपराध है? उस आयोजन को उन सीमाओं के साथ, उस आस्था को सम्मान देकर के आगे बढ़ाना क्या कोई अपराध है? और अगर अपराध है तो हमारी सरकार इस अपराध को कर रही है और आगे क्योंकि हम लोग ये मानते हैं सनातन धर्म इस देश का राष्ट्रीय धर्म है। सनातन धर्म की सुरक्षा में ही भारत के अंदर पल रहे हर मत और मजहब की सुरक्षा भी है और उनका सम्मान भी है और उनका गौरव भी है। और सनातन धर्म की सुरक्षा विश्व मानवता की सुरक्षा की गारंटी भी है।
और उसके इतने बड़े आयोजन के साथ भेदभाव तो किसी के साथ नहीं हुआ, किसी के साथ नहीं हुआ। प्रयागराज महाकुंभ में क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने भी स्नान किया। मुझे याद है, हर जाति मत और मजहब के लोग अगर आए हैं श्रद्धा भाव के साथ तो उन्होंने आस्था की पवित्र डुबकी भी लगाई। हां, अगर कोई चिढ़ाने के लिए आया है तो वहां पर उनको वैसे दुत्कार करके भगा भी दिया गया, और ये होना भी चाहिए। और इसीलिए मैं इस बात को मानता हूं, आप लोगों ने जो बात कही हमें ये सब बुरा नहीं लगता, इसलिए नहीं क्योंकि हम जानते हैं आपकी प्रवृत्ति है, क्योंकि हम लोग इस बात को मानते हैं कि संक्रमित व्यक्ति का उपचार हो सकता है, संक्रमित सोच का उपचार नहीं हो सकता, उसका कोई उपचार नहीं, वो अपने आप ही टूटता रहेगा। और इसलिए इस महान आयोजन को करने का अवसर हमारी सरकार को प्राप्त हुआ, और मेरा यह मानना है कि महान कार्य को 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। याद रखना, उपहास से, विरोध से और अंततः स्वीकृति से। और स्वीकृति का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जो शुरू से विरोध कर रहे थे अंततः चुपचाप जाकर के डुबकी लगाए। नेता प्रतिपक्ष भी हाँ, मैं अच्छी बात है, आपका अधिकार है, आपका अधिकार है ये, मैं तो आपको अधिकार दे रहा हूं। ओ, मैं ही कह रहा ना, नहीं 13 में आप नहीं जा पाए थे, क्योंकि 13 में जब आप जा रहे थे तब तक आपको फोन आ गया था, आप वापस हो गए, नहीं जा पाए थे। नहीं जा पाए, आप वापस आ गए थे। लेकिन इस बार आप गए थे, मुझे अच्छा लगा, आपने उत्तर प्रदेश सरकार की व्यवस्था की सराहना की, और आपने मुझे प्रत्यक्ष नहीं लेकिन स्पीकर साहब को धन्यवाद दिया कि अच्छी व्यवस्था। और इसीलिए मैंने कहा ना, 3 अवस्थाएं उपहास की, जिसको आप शुरू से उड़ा रहे थे, कुछ नहीं कर पाए तो आपने विरोध करना शुरू किया, और विरोध करते करते आज मुझे अच्छा लगा कि आपने अपनी स्वीकृति भी दे दी कि हां, अच्छा काम हुआ, अच्छी व्यवस्था हुई। ऐसे ही मोना जी ने भी किया। वो लोग विरोध कर रहे थे, फिर उन्होंने उसके बारे में तमाम प्रकार की बातें की। आज उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर का काम तो अच्छा हुआ। अच्छा, अच्छी बात है, क्योंकि काम हुआ है तो लोग बोलेंगे भी, क्योंकि लोग तो उन्हीं मार्गों से चल रहे हैं, सभी लोग चल रहे हैं। महोदय, प्रयागराज कुंभ के बारे में अनेक दुष्प्रचार किए गए, दुष्प्रचार के अनेक माध्यम। मैं पहले कुंभ के बारे में कहता हूं, कुंभ के बारे में जो बहुत सारी चर्चाएं यहां पर हुई हैं, और सभी माननीय सदस्यों ने भी इस बात को यहां पे उल्लेख किया है, जिसमें वेदों की परंपरा से परंपरा आती है। ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख है कि कुंभम समारोह्य सुधाम पीवे, यानी हम उस कुंभ में रखे अमृत को पीकर आत्मा को आनंदित करें। अथर्ववेद में भी इस बात का उल्लेख है कि ऐसा गंगा या कुंभे, यानी यह गंगा जल एक कुंभ, एक घड़े में संचित है, यानी अमृत के रूप में उसकी तुलना की गई। और आज से 5000 वर्ष पहले रचा गया श्रीमद् भागवत महापुराण में भी इस बात का उल्लेख है को कुंभ मेले स्नात्वा पुण्यम प्राप्नोति मानुषः, यानी यहां कुंभ का संदर्भ कुंभ मेले से है। 5000 साल पहले भी इसका उल्लेख है। जो 4 तीर्थ स्थलों पर आयोजित होता है, उसमें स्नान करने से पापों का क्षय होता है। और जो बात यहां पे आपके विद्वान सदस्य से संग्राम सिंह यादव कह रहे थे, उन्होंने पुराणों की बात की, लेकिन वो पुराण की बात नहीं थी, वह तुलसीदास जी की रामचरितमानस में उल्लेख किया गया है
को कहे सकई प्रयाग प्रभाव, कलुष कुंज कुंचर नगराओ, अस तीरथ पति देख सुहावा, सुख सागर रघुवर सुख पावा। ये तुलसीदास जी के रामचरितमानस का है, पुराणों का नहीं है। पुराणों में संदर्भ है, महापुरुष श्रीमद् भागवत महापुराण का मैंने उल्लेख किया ही, और रामचरितमानस में भी इन बातों का उल्लेख इन भावनाओं के रूप में किया गया है। और हम उत्तर प्रदेश वासियों को खासतौर पर इस पर गौरव की अनुभूति भी करनी चाहिए। इस बड़े आयोजन के साथ हम सभी को जोड़ने का अवसर प्राप्त हुआ, और इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं क्योंकि यह आयोजन हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। यहां हमारी पार्टियां हो सकती, ये सत्ता पक्ष होगा, वो विपक्ष होगा, अलग अलग पार्टियां होंगी। उत्तर प्रदेश से बाहर हम जब जाएंगे तो उत्तर प्रदेश वासी के रूप में लोग हमें हमारी पहचान देते हैं। अच्छा काम करेंगे, सम्मान मिलेगा। एक भी व्यक्ति यहां के नाम पे गलत काम करेगा, यहां की सरकार गलत काम करेगी, तो उसके यहां पर भले ही हम उस गलत काम को कितना भी सपोर्ट करें, लेकिन बाहर जनता हमें नहीं बख्शने वाली। इस बात को रखना। और 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर की छवि यही थी। उत्तर प्रदेश के लोगों के सामने परसेप्शन का जो संकट खड़ा किया था, पहचान का जो संकट खड़ा किया था, वह उन्हीं दुष्प्रवृत्तियों के कारण खड़ा हुआ था। हम लोगों ने पिछले 8 वर्ष में डबल इंजन की सरकार ने जो उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को बदला है, इस परसेप्शन का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश का वासी कोई भी उत्तर प्रदेश के बाहर जाएगा, देश में जाएगा, दुनिया में जाएगा, तो जरूर सम्मान पाएगा। आज उसका कोई अपमान नहीं करेगा। लोग सम्मान की निगाहों से देखते हैं, लोग सम्मान की निगाहों से देखते हैं। महाकुंभ का जो विरोध कर रहे थे, मुझे मालूम था ये विरोध इनकी मजबूरी है, ये लोग करेंगे, उपहास उड़ाएंगे, क्योंकि उन्होंने तब भी उपहास उड़ाया था जब कोरोना जैसी महामारी से हम जूझ रहे थे। 24-25 करोड़ जनता को हम लोग जब बचाने की कवायद कर रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोविड प्रबंधन का एक बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत कर रहे थे, तब भी वे उपहास उड़ा रहे थे। कोविड के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में, वैक्सीनेशन के बारे में अपने आप चुपचाप वैक्सीन लगा लिए और दूसरों को कहते थे कि वैक्सीन मत लगाओ। वैक्सीन को कहते थे बीजेपी वैक्सीन है। वैक्सीन के बारे में भी इस प्रकार की चर्चाएं होती थी। और महोदय यही नहीं, जब 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ, अयोध्या में रामलला में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्यक्रम संपन्न हुआ, तब भी उन्होंने विरोध किया। अयोध्या में राम मंदिर का विरोध, यानी माननीय उच्चतम न्यायालय के एक संविधान पीठ के द्वारा सर्वसम्मत से फैसला देकर के 500 वर्षों के इस विवाद का हस्तक्षेप किया गया। अयोध्या में रामलला का विराजमान होता है, तब भी समाजवादी पार्टी इसका विरोध की। और मेरी इच्छा थी, हार्दिक इच्छा थी कि महाकुंभ के आयोजन के दौरान एक दिन हम ज्वाइंट सेशन प्रयागराज में ही क्यों न करें, लेकिन मुझे मालूम था कि समाजवादी पार्टी फिर इसका विरोध करेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी कोई अच्छे काम का तो कभी समर्थन नहीं कर सकते। नहीं, देखिए, हमने अयोध्या में राम जन्मभूमि दर्शन करने के लिए जब इसी सदन में प्रस्ताव आप लोगों ने दिया, आप लोगों ने प्रस्ताव दिया, तो आपके प्रस्ताव पर अध्यक्ष जी ने सहमति दी। दोनों सदनों के सभी सदस्य जाने को तत्पर हुए, समाजवादी पार्टी वॉकआउट कर गई। नहीं, आपका नहीं भाई, शिवपाल जी तो नहीं जा पाते, शिवपाल जी का तो रास्ता नहीं है, वो चच्चू तो जो है यहां से पश्चिम की तरफ जाते हैं। ओह, हम तो कह रहे हैं सबके हैं, हमने तो इसीलिए कहा सब लोग चलिए, लेकिन आप लोगों ने विरोध कर दिया। मोना जी गई थी और भी माननीय सदस्य गए थे, लेकिन मेरा यह कहना है, इसीलिए प्रयागराज के बारे में हम लोग ज्वाइंट सेशन से अपने आप को दूर रखेंगे। नहीं, छोड़िए, जाने दीजिए, जिसकी मर्जी आएगी जाना चाहेगा, जिसकी मर्जी आएगी नहीं जाना चाहेगा। मैं तो अध्यक्ष जी से कहूंगा कि एक दिन जरूर रखें मान्य सदस्यों के लिए कि प्रयागराज में जाकर के आस्था की डुबकी लगा लो। बहुत सारे सदस्य इसका इंतजार करें, और ऐसे बहुत सारे सदस्य इसका इंतजार करें, और जाना चाहिए।
क्योंकि देश आ रहा है, दुनिया आ रही है। आप मुझे बताइए, आज 56 करोड़ से भी श्रद्धालुओं ने अब तक वहां पे आस्था की डुबकी लगाई है। अगर मैं भारत के अंदर देखूं, 140 करोड़ की आबादी में 110 करोड़ सनातन धर्मावलंबी हैं। कुछ और भी मिला लेते, मान के चलिए कि हर एक परिवार में 4 सदस्य होंगे, तो हर परिवार के 2 सदस्यों ने अब तक वहां डुबकी लगाई है। तो ये लोग क्यों वंचित रहेंगे? ये क्यों वंचित रहना चाहिए? जो अगर बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे होंगे कि हो सकता है कि यहां पे कोई हम सेशन कर लें, मेरा कहना है कि एक अवसर मिलना चाहिए मान्य सदस्यों को वहां पे जाकर के व्यवस्था की डुबकी लगाएं। महोदय, इसके बारे में बहुत सारे दुष्प्रचार किए गए और बहुत सारी चीजें, उन पर मैं भी उसी पे मैं चर्चा करूंगा। लेकिन मैं इससे पहले महाकुंभ के आयोजन के बारे में जो व्यवस्थाएं बनाई गई और मैं उसकी तुलना भी करना चाहूंगा कि कैसे वहां पर उस आयोजन के साथ हमारी सरकार को जुड़ने का अवसर मिला और पिछली सरकारों के समय क्या हुआ था। अब आप लॉजिस्टिक की ही बात करते हैं महोदय, मैं जो भी चीजें वहां कुंभ के आयोजन के साथ जुड़ी, 2013 के साथ अगर हम जोड़ें इसको, 2013 में प्रयागराज कुंभ के साथ देखें, 2013 में आयोजन था 55 दिन का और 2025 के महाकुंभ में आयोजन है 45 दिन का। आयोजन की तिथि न मैं तय करता हूं, न सरकार तय करती है। ये हमारी धार्मिक व्यवस्था का एक हिस्सा है और उसके अनुसार जो मुहूर्त होंगे, उस मुहूर्त के अनुसार ये आयोजन तय होते हैं। ये पौष पूर्णिमा से और महाशिवरात्रि के बीच का आयोजन कुंभ के आयोजन के लिए होता है। यही आयोजन इस पूरी उसके साथ जुड़ता है। मेले की अवधि 55 दिन थी 2013 में और इस बार यह अवधि है 45 दिन की। 2013 में कुल जो क्षेत्रफल था यह 1936 हेक्टेयर का था। यानी अगर हम इसको एकड़ में देखेंगे तो ये मुश्किल 5000 एकड़ का भी नहीं होता है। और इस बार हम लोगों ने इसको बढ़ाया है लगभग 2013 में 14 सेक्टर में था, इस बार ये आयोजन है 25 सेक्टर में। पार्किंग का स्पेस जो आपके पास था उस समय 635 हेक्टेयर में आप लोगों ने पार्किंग की सुविधा दी थी और इस बार हम लोगों ने पार्किंग की सुविधा दी है 1850 हेक्टेयर में। केवल पार्किंग की सुविधा दी, यानी 4000 यानी 5000 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में केवल पार्किंग की सुविधा दी है। 2013 में प्रयागराज सिटी के अंदर हमारे पास एक अवसर होता है कि इस प्रकार के आयोजन सिटी के निश्चित डेवलपमेंट के प्लान को भी आगे बढ़ाए। आपने देखा होगा 2013 में प्रयागराज सिटी के बारे में कोई आरओबी नहीं, कोई पक्के घाट नहीं, रिवर फ्रंट के लिए कोई कार्य नहीं हुआ। लेकिन हमारी सरकार को इस सौभाग्य जाता है कि 2019 में हमने 9 आरओबी और 6 अंडरपास बनाए थे और 2025 में हमारी सरकार ने जो पैसा वहां खर्च किया उसमें प्रयागराज सिटी के अंदर 14 फ्लाईओवर बनाए हैं, 14 नए फ्लाईओवर बनाए हैं, 9 उसमें पक्के घाट बनाए हैं, 7 रिवर फ्रंट रोड का निर्माण किया गया है। अस्थायी घाट 2013 में केवल 4 किलोमीटर का था, इस बार जो अस्थायी घाट बने हैं वह 12 किलोमीटर का बनाया गया है। शटल बसेज आप लोगों ने 2013 में एक भी नहीं चलाई थी, याद करना। ये शटल बसेज ही फ्री में श्रद्धालु जनों को कुंभ के नजदीक क्षेत्रफल में संगम के आसपास के क्षेत्र तक पहुंचाती है, एक भी नहीं थी। इस बार 550 बसेज केवल शटल बसेज हैं जो श्रद्धालु जनों को वहां तक पहुंचाने का काम कर रही है। रोडवेज की बसेज आपने 2013 में कुल 2300 खरीदी थी, इस बार हम लोगों ने 7000 बसेज केवल श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए वहां लगाई है। बस स्टैंड आपके समय में मात्र 3 थी, हमने 7 बनाए हैं।
सड़कों के चौड़ीकरण का कार्य आपके समय में मात्र 55 का हुआ था। हम लोगों का सौभाग्य है कि 19 में 125 सड़कों को 2 लेन से 4 लेन, 4 लेन को 6 लेन में, और 2025 में 200 से अधिक सड़कों को हम लोगों ने इसके साथ जोड़ा है, जो 2 लेन से 4 लेन, 4 लेन से 6 लेन बनाने का काम हुआ है। नालों की स्थिति, एक बड़ी चर्चा इसमें हो रही है, और मैं सोच रहा था कि हो सकता है कि कुछ माननीय सदस्य इसके बारे में यहाँ चर्चा भी हो सकता करेंगे, लेकिन हो सकता है उनका सम्मान नहीं आया होगा, और है इस प्रकार का दुष्प्रचार लोग करने में लगे हैं। उत्तर प्रदेश को, महाकुंभ को, सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए, देश को बदनाम करने के लिए जो साजिशें रचने वाले तत्व हैं, वे लगातार इस प्रकार का दुष्प्रचार करते हैं। पहले मैंने कहा ना, जो काहिरा में अग्निकांड की घटना को प्रयागराज के साथ जोड़ना, नेपाल की घटना को, झारखंड की घटना को, या वेस्ट बंगाल की घटना को, या देश के अंदर की किसी बड़ी दुर्घटना को प्रयागराज के साथ जोड़ना, इस प्रकार के लगातार वीडियो सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से और डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर भी आप देख सकते हैं। ऐसे ही जल की गुणवत्ता के बारे में भी प्रश्न खड़े करने के प्रयास हुए। याद रखना, 2013 में बायोरेमेडिएशन या जियो ट्यूब की व्यवस्था बहुत सीमित थी, और परिणाम क्या था? पूरा कुंभ अव्यवस्था, गंदगी और अराजकता का एक अड्डा हो चुका था। उस स्थिति को सोचिए, जब मॉरिशस के माननीय प्रधानमंत्री 2013 में प्रयागराज महाकुंभ में पधारे थे, और गंगा में गंदगी देख करके, अव्यवस्था देख करके, पॉल्यूशन की मात्रा को देख करके उन्होंने स्नान करने से इनकार कर दिया। और 2025 में जब हम लोग आए हैं, तो मैंने तो आपको आंकड़े बता दिए कि 56 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अभी स्नान कर चुके हैं, एक सप्ताह बाकी है। 81 नालों को, यानी 261 MLD के जो वहां के नाले सभी को टेप किया गया है, और टेप ही नहीं किया गया है, बल्कि उसके बारे में जो सरकार की व्यवस्थाएं बनाई गई है, उसके बारे में मैं विस्तार से सदन में कहना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी उसके बारे में दुष्प्रचार करने की अपनी उस प्रवृत्ति से बाज नहीं आएंगे, और इसलिए मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा कि गंगा जी हो या यमुना जी हो, प्रयागराज के जितने भी वहां पे संगम स्थल से जुड़े हुए जितने भी वहां के अगल बगल के जितने भी नाले हैं, जितने भी इस प्रकार के सीवर का है, ड्रेनेज का है, सबको टेप करके या तो STP में या बायोरेमेडिएशन या जियो ट्यूब के माध्यम से से कम होना चाहिए, और DO जो डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा है वो 5 से अधिक होनी चाहिए। जल में स्नान करने के लिए जल की जो मात्रा होती है उसमें ये मात्रा इस रूप में होनी चाहिए। और मुझे बताते हुए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो लगातार वहाँ पे जल की मॉनिटरिंग करता है, उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए कार्य कर रहा है। और आज की जो उनकी रिपोर्ट है संगम की, कि संगम और उसके आगे पीछे जो BOD है वो 3 या उससे कम है, और डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा ये 8 और 9 से अधिक पाई जा रही है। यानी संगम का जल स्नान करने लायक भी है और आचमन करने लायक भी है। जो लोग इसका दुष्प्रचार कर रहे हैं वे उन सबको इस बात को देखना चाहिए। एक समाचार पत्रों में एक न्यूज जो देखने को मिली, मैं भी देख रहा था, पुरानी न्यूज है, NGT के माध्यम से, NGT का नाम लेकर के दिया गया है, किसी ने दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि फीकल कोलिफॉर्म की उसमें उन्होंने चर्चा की। टिकट के पैसे दो, उससे पहले सबके साथ मारपीट कई हजार MPN यानी मोस्ट प्रोबेबल नंबर, ये उससे उसका मापक माना गया है। इससे कम होनी चाहिए 100 ml में, 100 मिलीलीटर में।
और इसके जो अलग अलग नमूने लिए गए फीकल कोलिफॉर्म के लिए, ये फीकल कोलिफॉर्म बढ़ने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। या तो कहीं सीवेज लीकेज है, या बहुत बार होता है कि वे इस प्रकार की नदियां हैं कोई वह चैनलाइज तो है नहीं, भैंस है, गाय है या अन्य जानवर उसमें आते हैं, नहाते हैं, उसके कारण भी, उनके गोबर आदि के कारण भी इसकी मात्रा तेजी के साथ बढ़ती है। लेकिन प्रयागराज के संदर्भ में जो मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि 12, 16, 20, 25, 30 जनवरी, 5, 10 और 13 फरवरी को जो सैंपल के परीक्षण लिए गए हैं उसमें संगम नोच पर फीकल कोलिफॉर्म की मात्रा मानक के अनुरूप पाई गई है। ये उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का है जो 2500 एमपीएन प्रति 100 ml से ये कम पाई गई है। इसका मतलब जो दुष्प्रचार कर रहे हैं केवल कुंभ महाकुंभ को बदनाम करने की साजिश का हिस्सा है। और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी, जिनके नाम पर खबर है, उन्होंने भी 12, 13 एवं 15 जनवरी की रिपोर्ट में इसकी मात्रा को 2000 या उससे कम पाया, यानी 2500 से कम ही पाया है। यह भी इसमें मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं। और महोदय मैं इसीलिए कहना चाहूंगा कि ये जो नकारात्मक सोच है, दुष्प्रचार के माध्यम से महाकुंभ को बदनाम करने की साजिश का जो हिस्सा है, ये उन करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ है और किसी जाति, मत और मजहब से जुड़े हुई संख्या भी नहीं है और किसी वर्ग का भी नहीं है। इसमें गांव में एक सामान्य नागरिक भी आ रहा है, देश का बड़ा उद्योगपति भी आ रहा है, देश की महामहिम राष्ट्रपति भी आए, महामहिम उपराष्ट्रपति भी आए, माननीय प्रधानमंत्री जी भी आए, केंद्रीय मंत्रीगण आए हैं, स्पीकर साहब आए हैं लोकसभा के, हर, यानी देश और दुनिया की हर सेलिब्रिटी वहां प्रयागराज आ रही है। उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीश हो या हाईकोर्ट, तमाम उच्च न्यायालयों के माननीय न्यायाधीशों की संख्या, समाज का हर तबका प्रयागराज के लिए उमड़ रहा है, हर व्यक्ति आ रहा है। और क्या प्रचार करना बुरा था क्या? क्या हमें उत्तर प्रदेश की किसी उपलब्धि को, उत्तर प्रदेश की किसी आयोजन को देश और दुनिया के सामने नहीं ले जाना है क्या? आपने प्रत्येक स्नान के समय वहां देखा होगा किस प्रकार की स्थितियां थी। श्रद्धालु हो या फिर पर्यटक हो, देशी हो या विदेशी पर्यटक हो, जो एक बार कुंभ में डुबकी लगाया और भूरी भूरी प्रशंसा किया, व्यवस्था की प्रशंसा किया, जल की प्रशंसा किया, आयोजन की प्रशंसा किया, एकात्मता की प्रशंसा किया। कौन भेदभाव हुआ? कौन तुष्टीकरण हुआ? कौन सा तुष्टीकरण है? कौन सा तुष्टीकरण इसमें है? ये तुष्टीकरण नहीं, 56 करोड़ लोगों के आने का संतुष्टीकरण है, भारत के संतुष्टीकरण है, दुनिया का संतुष्टीकरण है। ये बातें इस बात को एहसास कराती हैं कि भारत की ताकत का एहसास दुनिया कर रही है और उत्तर प्रदेश की ताकत का एहसास पूरा भारत कर रहा है कि हाँ, उत्तर प्रदेश इतने बड़े आयोजन को कर सकता है। इस आयोजन के साथ जुड़ने का सौभाग्य उत्तर प्रदेश वासियों को प्राप्त हो रहा है और उत्तर प्रदेश में भी केवल प्रयागराज इस आयोजन को कर सकता है। यह सौभाग्य उत्तर प्रदेश के अंदर प्राप्त हुआ है। मुझे अभी पिछले सप्ताह वाराणसी जाने का अवसर भी प्राप्त हुआ और वाराणसी मैंने देखा पिछले 1.5 महीने से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ रहा, लेकिन वाराणसी वासी भी खुश हैं। अरे साहब, देश भर से लोग आ रहे हैं, काशी में वर्ष भर से लोग आते हैं, लेकिन लाखों की संख्या में हर दिन हो, मुख्य मुख्य आयोजनों में होते थे, लेकिन लाखों की संख्या में अभिभूत होकर के जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बारे में एक नई धारणा लेकर जा रहा है। लगातार लोग आ रहे हैं। अयोध्या धाम में वही स्थिति है, लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं, बड़ी श्रद्धा भाव के साथ अयोध्या के साथ जुड़ रहे हैं।
और अयोध्या के साथ जुड़ रहे हैं तो आध्यात्मिक रूप से पुण्य के भागीदार भी बन रहे हैं, लेकिन साथ साथ यहां पर आर्थिक समृद्धि का द्वार भी खोल रहे हैं। आप मुझे बताइए कि जो स्थानीय स्तर पर आ रहा होगा तो ठीक है, हमने भंडारे के आयोजन किए। पांडे जी, मैं एक बात बताना चाहूंगा, आपके माननीय सदस्य कह रहे थे कि लोग भूखे रहे। ये हिंदुस्तान है, सनातन धर्म के आयोजन में कोई भूखों नहीं रहता, कोई भूखों नहीं रहता। हम मां अन्नपूर्णा की पूजा करते हैं और इसीलिए पूजा करते हैं कि वह हमें इतनी सामर्थ्य दे कि हम दूसरों को भी खिला सकें। और यही हुआ प्रयागराज महाकुंभ में, जो आया वो भूखों नहीं गया। वाराणसी में सेवा चल रही है, अयोध्या में सेवा चल रही है, प्रयागराज में सेवा चल रही है। और प्रयागराज, अयोध्या, काशी, इन तीनों ने अतिथि देवो भव का जो सबसे उत्तम उदाहरण हो सकता है वह भी प्रस्तुत किया। लेकिन जो लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं उनकी इस नकारात्मक राजनीति से वे अपना नुकसान पहुंचा रहे हैं। वे प्रदेश का हित नहीं कर रहे हैं, देश का हित भी नहीं कर रहे हैं। ये जो जनता जनार्दन संतुष्टिकरण के मार्ग से आगे बढ़ चुकी है, वह इस नकारात्मक राजनीति को पसंद करने को तैयार नहीं है। तमाम दुष्प्रचार के बावजूद भी जनता मानने को तैयार नहीं है। आप देख रहे होंगे, व्यवस्था करने में हमें कठिनाई हो रही है। लाइन लगी है, लोग, हर व्यक्ति आना चाहता है और उन सबका हम स्वागत भी करेंगे। हम व्यवस्थाएं दे रहे हैं, हर प्रकार का प्रयास कर रहे हैं अपने स्तर पर। लेकिन आप दूसरों को उपदेश दे रहे हैं लेकिन चुपचाप स्नान करके चले आ रहे हैं। ये बड़ी विडंबना वाली स्थिति है। और अच्छा होता पूरे समाजवादी परिवार को लेके गए होते, आगे पीछे चच्चों को भी लेके चले गए होते, तो कम से कम 2013 में तो मैं उनकी मजबूरी मान सकता था। कम से कम 2025 में तो करवा करके पुणे के भागीदार बना देते। लेकिन आपने आज भी उनको पुणे का भागीदार बनने से वंचित कर दिया। देखिए, भतीजे चले गए, चच्चू फिर वही का ठगा अपने हैं। नहीं, आप चलिए ना, एक दिन चच्चू को लेके जाइए पानी जी, आप जाइए, मल्होत्रा जी को भी लेके जाइए। आगे पीछे लोग चलेंगे, आपके साथ जाएंगे, बड़ी शोभा है। हाँ, देख रहे, अच्छा, बहुत सुंदर। नहीं होना चाहिए। आप जाएंगे तो आप बहुत सारी चीजें, आप बहुत सारी अच्छी चीजें वहां देख करके भी आएंगे और आप वहां बताएंगे भी। महोदय, कुंभ की मेले की व्यवस्था के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने, यानी जो डबल इंजन की सरकार है, इसने कुल 7,500 के आसपास रुपया खर्च किया है। इसमें कुंभ के आयोजन के लिए कुल 1500 करोड़ खर्च हुए हैं। शेष प्रयागराज और उसके आसपास की इंफ्रास्ट्रक्चर, 9 रेलवे स्टेशन के सुंदरीकरण हुए हैं, उसका विस्तार हुआ है, उसमें होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं। प्रयागराज का जो सिविल टर्मिनल है उसका विस्तारीकरण हुआ है। जहां पर पहले केवल 2 एरोड्रम थे, आज वहां पर 6 ऐसे एरोड्रम बनाए गए हैं जिसके माध्यम से आप 6 एरोप्लेन को एक साथ वहां पे खड़ा कर सकते हैं। और पार्किंग का काफी स्पेस दिया। और मुझे बताते हुए चिंता है कि पूरे महाआयोजन के दौरान, यानी कोई कल्पना नहीं करेगा कि अब तक 750 से अधिक फ्लाइट, रेगुलर और चार्टर प्लेन वहां पर उतर चुके हैं। यानी ये उत्तर प्रदेश की 3000 से अधिक ट्रेन भारतीय रेल ने चलाए। और सचमुच भारतीय रेल का कार्य बहुत अभिनंदनीय रहा। बेहतर कोऑर्डिनेशन के माध्यम से माननीय रेल मंत्री स्वयं कोऑर्डिनेशन के साथ स्वयं जुड़े थे। लगातार मेरी उनके साथ बातचीत हो रही थी। रेलवे बोर्ड के अध्यक्षों या रेलवे के महाप्रबंधक या डीआरएम, अन्य स्तर के सभी अधिकारियों पूरी तत्परता के साथ
इस पूरे आयोजन के साथ और लाखों की संख्या में जितनी तेज मेला स्पेशल चलाने की आवश्यकता पड़ी प्रयागराज से उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए उन्होंने पूरा सहयोग इसमें किया है, जिससे आयोजन इतनी भव्यता के साथ, इतने दिव्यता के साथ आगे बढ़ पाया है और इसको हम इस रूप में आगे बढ़ाने का काम कर पाए हैं और सबके प्रयास लोकल प्रशासन के साथ मिलकर के कार्य आगे बढ़ाए गए। मैं जो व्यवस्था के बारे में कर रहा था कि टेंटेज की जो व्यवस्था वहां पर की गई, आपने देखा होगा कि वहां पर जो व्यवस्थाएं थी इससे पहले डेढ़ लाख से अधिक टेंट, 1.5 लाख से अधिक शौचालय, लगभग 500 किलोमीटर के चेकर्ड प्लेट, 30 पांटून ब्रिज, 2000 से अधिक चेंजिंग रूम, 67,000 बिजली के पोल और स्ट्रीट लाइट, 125 एम्बुलेंस, 7 रिवर एम्बुलेंस, 1 एयर एम्बुलेंस, स्वच्छता के लिए 20,000 से अधिक सफाई जो कार्मिक हैं ये सभी वहां पर लगाए गए हैं। टॉयलेट की सफाई की मॉनिटरिंग के लिए यहां पे गंगा दूत 2,500 गंगा दूत लगाए गए हैं। घाट प्रबंधन के लिए भी सहयोग करने के लिए 5,000 कुंभ सेवा मित्र लगाए गए हैं। 10,000 अन्य कर्मचारियों को भी इस पूरी व्यवस्था के साथ जोड़ा गया है और लगभग पूरी व्यवस्था में सुरक्षा के लिए, यातायात प्रबंधन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के 75,000 से अधिक पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, कार्मिक, पुलिस कार्मिक और अन्य लोगों को इस पूरी व्यवस्था के साथ वहां पे जोड़ा गया है। 2700 से अधिक सीसीटीवी कैमरे, 20 ड्रोन कैमरे और 6 लाख वाहन पार्किंग की व्यवस्था, जो मैंने आपको बताया कि 5,000 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में हमने केवल पार्किंग की व्यवस्था की। इसके अलावा शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए 1250 किलोमीटर की पाइपलाइन भी वहां बिछाई गई। इसके अलावा अन्य तमाम प्रकार के कार्यक्रम, फायर सेफ्टी का हो, जल पुलिस का एक नया बेड़ा एसडीआरएफ के माध्यम से जल पुलिस को वहां पे प्राप्त हुआ है, जहां पे कुंभ के आयोजन के दौरान कोई भी ऐसी दुर्घटना को रोकने के लिए कार्य हो सके। सिंगल यूज प्लास्टिक को वहां पे रोकने का पूरा प्रयास किया गया है और अन्य तमाम प्रकार के आयोजन के साथ ही कुंभ आयोजन में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चैटबॉट का भी प्रयोग किया गया है, जिसके माध्यम से कुंभ सहायक चैटबॉट 11 भाषाओं में संवाद की एक सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई, जिसका आप इस सदन में विरोध कर रहे हैं। कुंभ में कितना लोकप्रिय है उसके बारे में अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा। और गूगल के साथ एमओयू हुआ है, जिसमें सेक्टर के रास्ते हों या सांस्कृतिक कार्यक्रमों का पता लगाने, इन सब की सुविधा भी वहां पर दी गई है। इसके साथ ही QR कोड जारी किए गए हैं। किसी को कोई परेशानी होती है तो उसके माध्यम से वह अपने गंतव्य तक पहुंचने में सफल हो सके, इसके लिए ये व्यवस्था भी दी गई है। और डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर भी बनाया गया। महाकुंभ से जुड़े हुए एक डिजिटल कुंभ एक्सपीरियंस सेंटर को भी वहां तैयार किया गया है। अस्पतालों में 6,000 बेड्स की व्यवस्था की गई है। 360 बेड का मेला कुंभ स्थल पर और 25-25 बेड के 2 नए अस्पताल भी अरेल और जोशी में, 20-20 बेड के 2 अस्पताल और 10-10 बेड के अतिरिक्त अस्पतालों की स्थापना भी वहां पर की गई है। 3,000 विशेष ट्रेन भारतीय रेल ने चलाए हैं, जिसके माध्यम से 13,000 से अधिक उनके फेरे प्रयागराज कुंभ की दृष्टि से वहां पर किए गए हैं। और उनके साथ साथ 10 स्थानों पर होर्डिंग एरिया भी उन सभी क्षेत्रों में बनाने के कार्य वहां पर किए गए हैं। ये सभी आयोजन वहां पर किए गए हैं। महोदय, इसके साथ ही अगर हम देखेंगे कि 2013 में जो प्रयागराज कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या थी वो मात्र 12 करोड़ और 55 दिन के आयोजन में 12 करोड़। और उस समय की स्थिति के बारे में अगर मैं चर्चा करूं, यद्यपि ये चीजें
कितना आवश्यक है मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि दो 2013 का आयोजन, उस समय की स्थिति क्या थी? उस आयोजन को उस दौरान एक हादसों के रूप में, अव्यवस्था के रूप में, भ्रष्टाचार के रूप में देखा गया। और जो हावड़ की बात कर रहे हैं, प्रभारी मंत्री के साथ हावड़ में क्या हुआ था यह भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। उनको एयरपोर्ट से ही वापस आना पड़ा। उस समय जो बयान आए थे समाजवादी पार्टी के, उस समय उनके बयान आए थे, जो तत्कालीन सीएम ने बयान दिए थे। इन्होंने एक तो उस समय की तत्कालीन सरकार के रेल मंत्री पर आरोप प्रत्यारोप लगाने प्रारंभ किए। फिर ये भी कहा था, हम सभी जानते हैं कि घटना किसकी चूक से हुई। उस समय एक बड़ी आग, अग्निकांड की घटना भी घटित थी, वो अभी किसी से छुपी भी नहीं है। महोदय, केक ने भी अपनी रिपोर्ट दी थी 2013 को। उन्होंने कहा था, केक ने, कि श्रद्धालु कुंभ मेले में आस्था की डुबकी लगा रहे थे, तब कुंभ मेला प्रशासन भ्रष्टाचार में डूबा हुआ था। 2014 में जो केक की रिपोर्ट आई थी 2013 के कुंभ की, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं। रिपोर्ट में बताया गया कि तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार की ओर से दिए गए फंड से ही पूरा मेला संपन्न कर दिया, जबकि अखिलेश सरकार को आयोजन पर 70% धनराशि खर्च करनी थी। अपने स्तर पर भी उनको खर्च करनी थी, अपना पैसा नहीं खर्च किया। 13 के कुंभ में इन्हें 1141 करोड़ 63 लाख रुपए केंद्र सरकार के खर्च हुए, और वही मात्र 10 करोड़ 57 लाख रुपए राज्य सरकार ने खर्च किए। यानी पैसा ही नहीं दिया, आयोजन के लिए पैसा ही नहीं दिया। मेला शुरू होने तक 59% कार्य और 19% आपूर्ति कार्य ही, यानी आपूर्ति कार्य पूरे ही नहीं हुए। मेला प्रशासन ने 8.72 करोड़ रुपए से 2 घाटों का निर्माण कराया, जो कुंभ मेले के काम से संबंधित थे ही नहीं। 111 निर्माण कार्यों में से 81 में तकनीकी स्वीकृति नहीं ली गई। सड़क चौड़ीकरण करने का काम 57 करोड़ 41 लाख रुपए और उनकी मरम्मत में 46 करोड़ 68 लाख रुपए बिना काम का परीक्षण के ही दे दिए गए, और 9 करोड़ 1 लाख की सामग्री बिना जरूरत के खरीदी गई। मोबिलाइजेशन और मशीनरी के एडवांस भुगतान के अलावा 23 ठेकेदारों को 4 करोड़ 65 लाख रुपए सुरक्षित एडवांस देकर अनुचित लाभ पहुंचाया गया। ट्रैक्टर की लॉग बुक की जांच में पाया गया कि एक ट्रैक्टर एक ही समय में 2 स्थानों पर कार्य कर रहा था। 30 मजदूर एक ही समय में 2 स्थानों पर कार्य में दिखाए गए। ट्रैक्टरों की आपूर्ति के अनुबंध में सभी टैक्स शामिल थे। इसके बावजूद 2 ठेकेदारों को सेवा कर का अलग से भुगतान किया गया। शौचालयों की कमी होने की वजह से एक दिन में औसतन 900 लोगों ने एक शौचालय का इस्तेमाल किया। कई स्थानों पर देखा गया कि पुरुष और महिला शौचालयों के बीच विभाजन दीवार भी नहीं थी। 50% कल्पवासियों को बीपीएल कार्ड उपलब्ध कराए गए। उनको भी राशन कार्ड तब मिले जब मेला की 4 पावन तिथियां बीत चुकी थी। उन्हें कम दरों पर खाद्य सामग्री उपलब्ध नहीं हो सकी। पेयजल के लिए लगाए गए नलों में हर हफ्ते पानी के नमूने ले जाने थे। 201 में से महज 6 नलकूपों में सिर्फ 6 नलों में ही नमूने ले गए। स्नान घाटों पर कपड़े बदलने के लिए कोई चेंजिंग रूम नहीं था। चेंजिंग रूम नहीं बनाए गए थे। कई पेंटून पुलों पर रेत, जल पुलिस और एम्बुलेंस की व्यवस्था भी नहीं थी।
देखने मेले में सड़क चौड़ी करने और सड़क की मरम्मत से लेकर घाटों के निर्माण का भीड़ के नियंत्रण करने के लिए बैरिकेडिंग करने के काम में भी भ्रष्टाचार पाया। यह है 2013 की व्यवस्था। और जो लोग स्वयं दुर्व्यवस्था के लिए जाने जा रहे थे, उन लोगों ने कैसे इस पूरे आयोजन को बदनाम करने के लिए किया है, और मैं उसके बारे में भी आगे भी बताऊंगा। महोदय, ये हिमालयन इंस्टीट्यूट है प्रयागराज, उन्होंने कुंभ मेले की व्यवस्था के बारे में 3 महत्वपूर्ण बातों की ओर इस बार ध्यान आकर्षित किया है। जो बातें उन्होंने कही है कि आज प्रत्येक भारतीय के मानस पटल पर एक अनोखी जागृति आई है, और यह जागृति परम उदात्त और आध्यात्मिक सत्य के ओत से कुंभ में आ रहे हैं। किंतु हम लोग ऐसी विशालता और भव्यता हमें नहीं दिखाई दी। अनंत विविधताओं को अपने में समेटे हुए यह कुंभ मेला अपने आप में अद्वितीय है। इस मेले में सभी राष्ट्रों, धर्मों और विचारधाराओं वाले लोग भाग ले रहे हैं और लाभान्वित हो रहे हैं। यह मेला प्रगति के पथ पर अग्रसर महान भारत देश की आध्यात्मिक संपत्ति और उसकी सर्वांगीण संस्कृति सभ्यता की आराधना स्वरूप है। दूसरा, उन्होंने कहा, समूचे विश्व के आध्यात्मिक जिज्ञासु तथा सामान्य मानव समाज कुंभ मेले के प्रति जागरूक हो गया है। यह कुंभ मेला भारत के अगाध आध्यात्मिक परंपराओं के मूल स्रोत दर्शित करता है और प्रदर्शित करता है कि अनोखी विधि विश्व की अनेक विचारधाराओं को नेतृत्व कर रही है। तीसरा, उन्होंने कहा कि कुंभ मेले का ऐसा रूप देने में कितना प्रयत्न करना पड़ा होगा, कितने संसाधन जुटाने पड़े होंगे, कितनी बुद्धिबल, धन, जनशक्ति, विशेष रूप से उच्च स्तरीय नेतृत्व शक्ति का संचय और सदुपयोग किया गया होगा। इसका अनुमान कुंभ मेले में प्रवेश करके ही हो जाता है। कुंभ मेले की सफलता की इस चोटी पर पहुंचाने के लिए सरकार के शीर्षस्थ पद पर विराजमान समस्त अधिकारियों और प्रशंसा के धन्यवाद के पात्र हैं। इस महान पर्व को विश्व के मानचित्र पर सदा के लिए सर्वोच्च पद पर आसीन करने के लिए आप सबका हम सत नमन और आभार व्यक्त करते हैं। हिमालयन इंस्टीट्यूट एक पत्र जारी करता है अपने यहाँ से। महोदय, मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा, मुझे आरोप प्रत्यारोप नहीं करना। जो लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि हजारों लोग 29 के भगदड़ का शिकार हुए, उनको 1954 के कुंभ को भी देखना चाहिए। 1954 800 से अधिक श्रद्धालुओं की मौत हुई थी, और यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना तब हुई थी जब तत्कालीन प्रधानमंत्री और तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति एक दिन पहले इस महाकुंभ में भागीदार बने। 1976, 1974 और 1986 के कुंभ के आयोजन में सैकड़ों लोगों की मौत हुई। तो आज हमें आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। वे लोग आज इस महाआयोजन पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। महोदय, वीआईपी कल्चर की बात वो करते हैं जो मुंह पे चांदी का चम्मच लेकर के ही पैदा हुए, जीवन भर जिन्होंने वीआईपी सुविधा ली। अगर थोड़ी सी वीआईपी सुविधा इधर उधर नहीं की जमीन आसमान को एक कर देते हैं। वे प्रयागराज महाकुंभ में वीआईपी कल्चर अगर कुंभ में होता तो मुझे बताइए 56 करोड़ लोग इन 38 दिनों में, इन 37-38 दिनों में क्या त्रिवेणी में आस्था की पावन डुबकी लगा पाते? समाजवादी पार्टी के माननीय सदस्य का यह कहना कि अमृत स्नान नहीं हुआ है या मुहूर्त के अनुसार नहीं हुआ है, अच्छी बात है कि अब आप मुहूर्त भी देखने लग गए, यह अच्छी बात है।
कि आप लोग मूर्त देखने लग गए हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि मौनी अमावस्या के दिन जब एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी थी, तो उस समय प्रयागराज के अंदर मेला क्षेत्र में ही 5 करोड़ से अधिक श्रद्धालु थे। प्रयागराज सिटी पूरी तरह पैक थी, जिस सिटी की क्षमता ही 25 करोड़ जनसंख्या को अपने अंदर समाहित करने की हो, वहां अगर 25 लाख की जनसंख्या को अपने अंदर समाहित करने की हो, अगर वहां 2 करोड़ लोग आएंगे तो थोड़ा सुविधा तो हो। और ये 2 करोड़ लोग प्रयागराज सिटी और उसके अगल बगल के क्षेत्र में, सरकार ने 24 घंटे पहले से इस प्रकार की व्यवस्था भी दी थी। एक दिन पहले ही जौनपुर, मिर्जापुर, भदोई, चित्रकूट, महोबा, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, इन सभी जनपदों में होल्डिंग एरिया बना करके वहां पे पार्किंग स्पेस दे करके श्रद्धालु जनों को रोका। और महोदय, लगभग 2 लाख बसेज वहां पे रोकी गई थी, यानी लगभग 2 करोड़ श्रद्धालुओं को हम लोगों ने इन क्षेत्रों में पहले दिन ही रोका हुआ। और मैं धन्यवाद दूंगा, मैं धन्यवाद दूंगा कि स्थानीय प्रशासन ने भी और स्थानीय जनता ने, उत्तर प्रदेश वासियों ने आतिथ्य सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया इन जनपदों में। लगातार 24 घंटे पर, यानी एक दिन पहले 28 जनवरी को 5 करोड़ श्रद्धालुओं ने वहां स्नान किया महाकुंभ में। और भीड़ के उस प्रेशर को हम देख रहे थे, एक एक क्षण पूरा प्रशासन, पूरा शासन इसमें लगा रहा, एक एक क्षण लगा रहा। एक स्पेस की इतनी सीमा होती है, धरती की इतनी सीमा है, वो असीमित नहीं है। आरोप प्रत्यारोप लग सकते हैं, और इसीलिए 28 तारीख को, 28 जनवरी की सायंकाल को ही हम लोगों ने इन जनपदों में होल्डिंग एरिया बना करके उन्हें रोकने का कार्य किया था कि आप यहां पे रुकेंगे। और मैं अभिनंदन करूंगा उन सभी श्रद्धालुजनों का, उन पूज्य संतों का, जिन्होंने उसमें प्रशासन और शासन की व्यवस्था में भरपूर सहयोग किया। 24 घंटे वे सभी श्रद्धालु वहां रुके रहे और किसी ने भी उतावलापन नहीं दिखाया। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से वे लोग वहां रहे। 29 की रात्रि में दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित होती है। 1:10 से लेकर 1:30 बजे के बीच में घटना घटित होती है, जब संगम नोच के पास अचानक अत्यधिक प्रेशर होने के बाद बैरिकेड्स टूटती हैं और बहुत सारे श्रद्धालु उस एरिया में आते हैं जहां पे एक प्रकार का होल्डिंग एरिया जो था वहां घुस जाते हैं। वहां पहले से बैठे हुए श्रद्धालुओं के ऊपर वे अचानक गिरते हैं और उसके बाद पर दुर्भाग्यपूर्ण घटना फिर वहां घटना घटित होती है, जिसमें 30 श्रद्धालु, जिसमें 66 श्रद्धालु उसकी चपेट में आए थे, जिन्हें तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जिसमें से 30 श्रद्धालुओं की मौत हुई। 36 श्रद्धालु, जिनमें 36 श्रद्धालु वहां पे स्थानीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती किए गए। 30 में से 29 की पहचान हुई। उनके परिवारजनों ने बकायदा, क्योंकि कोई इस आयोजन के साथ जुड़ता है तो एक परंपरा होती है, लोगों की अपनी आस्था होती है, तो लोग ये मानते हैं, वो कहते हैं साहब पोस्टमार्टम मत करिए, घटना घटित हो गई है, हमारे साथ केवल एक हम पंचनामा बनाना चाहते हैं। उनकी रजामंदी की, और ये जो भी कार्य हुआ है मजिस्ट्रेट के सामने, पुलिस के सामने, प्रशासन के सामने, परिवारजनों के सामने, उनकी बॉडी को वे लोग लेके गए। एक की पहचान नहीं हो पाई, उनका डीएनए प्रिजर्व किया गया, उनका अंतिम संस्कार लोकल स्तर पर प्रशासन ने किया। 36 श्रद्धालु में से 35 को उनके परिजन लेके चले गए। एक श्रद्धालु अभी वहां पे उपचाराधीन है और स्थानीय मेडिकल कॉलेज में उनका उपचार चल रहा है।
महोदय ये घटना वहां की थी, लेकिन अक्सर होता है भगदड़ होती है, अव्यवस्था फैलती है, भगदड़ की स्थिति पैदा होती है, लेकिन वहां पे तत्काल पुलिस ने भी और उसके लिए लगाई गई एजेंसियां भी, उन्होंने जब रेस्क्यू प्रारंभ किया तो ग्रीन कॉरिडोर बनाने में श्रद्धालु जनों ने ही उसमें मदद की, और श्रद्धालु जनों ने मदद करके ग्रीन कॉरिडोर बना करके एम्बुलेंस को वहां पहुंचाने और पहुंचाने के साथ साथ उनको हॉस्पिटल पहुंचाने में अपना योगदान भी दिया, हॉस्पिटल से फिर मेडिकल कॉलेज ले जाने में योगदान दिया, जिसमें ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। हम उस जन दबाव को देखें जो उस समय वहां रहा होगा, 5 करोड़ की आबादी में 5 करोड़ की भीड़ के बीच रेस्क्यू करना, उन्हें ले जाना, और इस प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों में भी दिन भर दबाव बनते रहे, क्योंकि कुछ लोगों को वहां से निकालना, कुछ लोगों को फिर नए लोगों को वहां लाने की व्यवस्था करना, और इस व्यवस्था में अलग अलग स्थानों, फिर प्रयागराज के अंदर अलग अलग जगहों पर और भी अन्य स्थानों पर कुछ प्रेशर पॉइंट बने थे, कुछ लोग घायल हो रहे थे, जिसमें से लगभग 30-35 के आसपास लायक लोग घायल अन्य स्थानों पर भी हुए, उन्हें भी हॉस्पिटल पहुंचाया गया, उनमें भी 7 लोगों की मौतें हुई हॉस्पिटल ले जाते समय या हॉस्पिटल में। लेकिन ये घटना इस रूप में नहीं प्रदर्शित होनी चाहिए कि अलीगढ़ की घटना को भी हम प्रयागराज महाकुंभ के साथ जोड़े, झारखंड की घटना को भी इसके साथ जोड़े, नेपाल की घटना को भी इसके साथ जोड़े, या अभी 4 दिन पहले प्रयागराज में ही एक टोला और एक बेलोरो के बीच में मुठभेड़ होती है और उसमें 10 श्रद्धालुओं की दुर्भाग्यपूर्ण मौत होती है। प्रयागराज कुंभ में आ रहे थे, उस दौरान एक आमने सामने की भिड़ंत में वह दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित होती है। सड़क दुर्घटना हमारे लिए एक चिंता का विषय है, और मैं लगातार इस सदन को मैंने पिछली बार भी कहा था कि यह हमारे लिए चिंता का विषय है कि हर वर्ष हम लोग 20 से 25 हजार लोगों को खोते हैं सड़क दुर्घटना में, केवल उत्तर प्रदेश के अंदर खो रहे हैं। ये 20 से 25 हजार की जो लोग, इसमें से लगभग 55 से 60% जो आबादी है, जो मृतक हैं, ये सभी 18 से 40 के बीच की उम्र के लोग, नौजवान हैं। ये समाज की क्षति है, लेकिन उसके लिए जागरूकता के कार्यक्रम। हम लोग हेलमेट लगाने के लिए कहते हैं, लोग हेलमेट नहीं लगाते। हम लोग कहते हैं भाई आप फ्रंट सीट में बैठ रहे हैं, सीट बेल्ट लगाइए, नहीं लगाते। बहुत सारे वीआईपी भी नहीं लगाते, बहुत सारे जनप्रतिनिधि भी इसमें लड़ने लगते हैं। अगर कहीं पे इंफोर्समेंट की कार्रवाई होती है तो उस समय वो लड़ने लगते हैं, कहते हैं साहब हमें कैसे आपने वो कर दिया, हमें कैसे छेड़ दिया। अब ये व्यवस्थाएं तो बनाई गई, लेकिन इनको भी महाकुंभ के आयोजन के साथ जोड़ना, मुझे लगता है ये महाकुंभ के साथ न्याय नहीं होगा। और इसलिए मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहूंगा कि जो ये बातें हो रही हैं कि राजनीति में जहां पर 56 करोड़ से अधिक श्रद्धालु इस पूरे आयोजन के साथ, अभी 1 सप्ताह का समय बाकी है, और इस पूरे आयोजन के से सहभागी बन करके अपनी आस्था को व्यक्त करके भारत के सनातन धर्म की इस आस्था के प्रति नतमस्तक हो रहा है, भारत को, भारतीयता को पहचान देने के लिए उतावला दिख रहा है। हर व्यक्ति देश के अंदर और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी है या भारत के अंदर किसी भी क्षेत्र का नेतृत्व वर्ग है, हर व्यक्ति की दृष्टि एक बनी हुई है, और वह है कि महाकुंभ के आयोजन में भागीदार बनने का, महाकुंभ के आयोजन में एक बार भागीदार बनने का अवसर है। कौन नहीं आना, और हर तबके का व्यक्ति आ रहा है, क्या हम उनको मना करें? इसलिए मना कर दें? इस सरकार की जिम्मेदारी है कि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, लेकिन इसको दुष्प्रचार के रूप में लेना। 3 बजे जब ये घटना घटित हुई, रेस्क्यू के कार्य और आगे कोई दुर्घटना न हो, तो इसके लिए 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त 3 बजे 29 को मैंने स्वयं अखाड़ों से इसके बारे में अनुरोध किया कि आपको कुछ देर के लिए अमृत स्नान स्थगित करना होगा, और इसके लिए हमने अधिकारी भेजे। अधिकारीगण पहले से भी मौजूद थे, तो मेरी बातचीत हुई बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं हम लोग सहमत हैं, घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इसको जब भी आप तय करेंगे पूरे दिन भर मुहूर्त है, मुहूर्त की कोई एक 29 तारीख को दिन भर का मुहूर्त था,
कोई एक निश्चित तिथि समय नहीं था, और इसलिए जब भी आप कहेंगे हम उसके लिए उस समय अमृत स्नान करेंगे। पहले श्रद्धालुओं को ये अवसर मिलना चाहिए। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये कहना या माननीय सदस्य संग्राम सिंह यादव का ये कहना कि लोगों ने स्नान नहीं किया या मुहूर्त में स्नान नहीं किया, ये सरासर असत्य है। ये मुझे लगता है तथ्यों को झुटलाने जैसी वक्तव्य है। अमृत स्नान हुआ, 6 मुख्य स्नान हुए, 6 स्नान हुए थे, उसमें 3 अमृत स्नान थे। 6 स्नान में पौष पूर्णिमा का 13 जनवरी को हुआ था। पहला अमृत स्नान ये मकर संक्रांति का था। इसके उपरांत मकर संक्रांति के बाद जो दूसरा अमृत स्नान था वह मौनी अमावस्या का था, वह 29 जनवरी को था। और इसमें भी सभी 13 अखाड़ों ने, जिसमें 7 शैव अखाड़े हैं, 3 वैष्णव अखाड़े हैं और 3 उदासीन अखाड़े हैं, इन सभी ने इस स्नान में भाग लिया था और सबने उस आयोजन का हिस्सा बना था। सबने अपनी आंखों से देखा है कि सभी लोग स्नान कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि उस सच्चाई को भी समाजवादी पार्टी ने झुटलाने का काम किया है। कह रहे हैं कि साहब जो है अमृत स्नान नहीं हुआ। संतों पे लाठीचार्ज आप करते हैं, संतों का अपमान आप लोग करते हैं, संतों के बारे में किस किस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म करता है, और आप लोग संतों के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी करने के बाद आज कहते हैं उनकी वकालत कर रहे हैं। अरे संतों ने ही इस आयोजन को आगे बढ़ाया था और संतों ने इस आयोजन में भागीदार बनकर के दूसरे अमृत स्नान में भी भागीदार बने थे, जो कुंभ का तीसरा स्नान था। और चौथा स्नान जो तीसरा अमृत स्नान था बसंत पंचमी का, वह भी पूरी भव्यता के साथ हुआ। सभी अखाड़े उसमें सहभागी बने थे, सबने देखा था, सभी मीडिया चैनल ने उनको लाइव दिखाया था। 5वां स्नान माघी पूर्णिमा का था, जो 12 जनवरी को संपन्न हुआ है पूरी भव्यता के साथ। ये अमृत स्नान नहीं था, श्रद्धालु जनों का स्नान था। ज्यादातर शैव अखाड़े उस समय काशी के लिए प्रस्थान कर चुके थे, कुछ प्रयागराज में थे जो शिवरात्रि के लिए काशी में रहेंगे। वैष्णव अखाड़े कुछ हैं, कुछ लोग अयोध्या और वृंदावन जा चुके हैं, चित्रकूट जा चुके हैं। लेकिन ये आयोजन पूरी भव्यता के साथ वहां हुए। और 5वां छठा स्नान अभी होने जा रहा है महाशिवरात्रि के दिन 26 फरवरी को। लेकिन इतना आप लोग, यानी आज के समय में जब मीडिया, सोशल मीडिया, विजुअल मीडिया और प्रिंट मीडिया इतना आगे बढ़ चुका है, और तब भी समाजवादी पार्टी इतना झूठ बोल रही है कि स्नान नहीं हुआ। और मेरा कहना है कि महोदय, राजनीति में थोड़ा बहुत प्रहसन चलता है, लेकिन प्रहसन को ही राजनीति बना दिया जाए, ये न्याय नहीं है। और मुझे लगता है कि महाकुंभ, आप प्रश्न खड़ा कर सकते हैं, शासन पर खड़ा करिए, लेकिन महाकुंभ पर प्रश्न मार्क खड़ा मत करिए, आस्था पर प्रश्न मार्क मत खड़ा करिए। और उसके बारे में तो आप इन बातों को कह रहे हैं, पहले आप लोगों ने कहा कि साहब संख्या बढ़ा चढ़ा करके कहीं जा रही है, उसको देखने के लिए स्वयं समाजवादी पार्टी के मुखिया वहां पहुंच गए कि वास्तव में भीड़ हो रही कि नहीं हो रही है। उन्होंने देखा तो अब कहने लगे साहब भीड़ ज्यादा हो रही है, लोगों को पूरा स्नान करने का मौका नहीं मिल रहा, आप तिथि और आगे बढ़ा दीजिए। आप देखो ना, मैंने इसीलिए कल कहा था, एक दोहरा चरित्र है इन लोगों का। पहले विरोध करते हैं, अब कह रहे हैं तिथि आगे बढ़ा दी। अभी चच्चू भी यही कह रहे थे, चच्चू कह रहे थे कि तिथि बढ़ा दीजिए। ये तिथि हम नहीं तय करते, ये तिथि नहीं तय, हम नहीं तय करते चच्चू। ये तिथि ये मुहूर्त होता है, जो मैंने पहले भी कहा। आप हो सकता है कि उस स्तर को नहीं प्राप्त करेंगे, बगल में पांडे जी से पूछ लीजिए। पौष पूर्णिमा से शिवरात्रि के बीच में आयोजन होना है, शिवरात्रि की तिथि तय है तो, और शिवरात्रि की तिथि तय होने के कारण उससे आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए बोलना है क्योंकि आप शांत हो गए हैं ना। वैसे मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मिल्कीपुर में सहयोग किया, मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चच्चू को बोलूंगा, नहीं चच्चू उसमें भक्त से भागी।
आप यहां भी सहयोग करने वाले हैं अभी। महोदय, ये महाकुंभ का आयोजन जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पूज्य संतों के सानिध्य में इतना विराट आयोजन बना है, ये एकात्मता का एक महाकुंभ है। और मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूं, जो आपकी विभाजनकारी राजनीति है, जो आपकी जाति जाति के बीच में विखंडन करने की राजनीति है, इसका जवाब देश ने भी दे दिया और उत्तर प्रदेश ने भी दे दिया। देश ने हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली की विजय के रूप में यह जवाब दिया। और उत्तर प्रदेश ने मीरापुर, गाजीपुर, कुंदरकी, खैर, फूलपुर, मजवा, मिल्कीपुर और कटहरी के माध्यम से इसका जवाब दिया है। पाणी जी, आपको प्रचार करने से किसने रोका? आप मुझे बताइए, यानी आप करहल जीत जाएं कि आपकी विजय, और अगर भाजपा कुंदरकी और कटहरी जीत रही है तो आप इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं, यानी भारत के संवैधानिक व्यवस्था में आपका विश्वास नहीं। आप जनता का उपहास उड़ा रहे हैं, जो जनता जनार्दन वोट देने जा रही है उसका उपहास उड़ा रहे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं। ये कहां की शोभा है? यानी ये, अरे अब देखिए, विषय आया था इसलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि चच्चू ने बात कह दी कि आगे तिथि बढ़ा दिया जाए, तो मैंने कहा बढ़ाने का वो हमारे ऊपर नहीं है, ये शास्त्रों की परंपरा है, शास्त्रीय गणना, शास्त्रीय पद्धति, ज्योतिषी गणना के अनुसार ही होगी। और ये पौष पूर्णिमा से शिवरात्रि, महाशिवरात्रि के बीच में होना है, तो उन्हीं तिथियों में होना है। वैसे चच्चू कहीं भी जाके स्नान कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं, उनके लिए सुविधा रहेगी, और प्रयागराज में पूरी सुविधा हम लोग देंगे महोदय। लेकिन एकात्मता का संदेश देने वाला महाकुंभ, पूरे आयोजन को हम लोगों ने उस रूप में जोड़ा है। और जो यहां पर चर्चा हो रही है, एक भाव देखने को मिला है, एकात्मता का भाव। उस एकात्मता के भाव ने